तो डियर आज इस वीडियोस में मैं बात करने वाला हूँ डिजास्टर प्रिपेयर्डनेस एंड प्लानिंग मैनेजमेंट। ये एक सब्जेक्ट्स है सिविल इंजीनियरिंग का 4th सेमेस्टर में, जो कि AKU यानी आर्यभट्ट नॉलेज यूनिवर्सिटी के द्वारा जो एग्ज़ाम्स कंडक्ट करवाया जाता है आपका उसका। तो इसमें कई सारे स्टूडेंट्स का सवाल आ रहा था कि सर प्लीज़ कुछ इम्पोर्टेंट क्वेश्चंस और कुछ टॉपिक्स बता दीजिए ताकि थोड़ी बहुत हम लोगों की हेल्प हो सके। तो उसी को लेकर यहाँ पे जो है मैंने ये वीडियो जो स्टार्ट किया है। और इससे पहले मैंने इंजीनियरिंग जियोलॉजी का भी वीडियोस दिया था, जिसमें भी कई सारे लोगों ने जो है कमेंट किया। तो चलिए आज भी हम लोग यहाँ पे कुछ क्वेश्चन देख लेते हैं। यहाँ पे मैं 9 क्वेश्चंस लिखा हूँ, ठीक है। उसके बाद आपको मैं कुछ टॉपिक्स भी बताऊंगा, जैसे कुछ चीज़ों के बीच में डिफरेंसेस, जैसे हजार्ड और आपका वुल्नरेबिलिटी में क्या डिफरेंस है ना। तो कुछ डिफरेंसेस भी मैं आप लोगों को बताऊंगा ताकि आपको वो चीज़ें याद हो सके और वो आपको हेल्प करेगा एग्ज़ाम में, हो सकता है कि आपका आ जाए। तो चलिए स्टार्ट करते हैं, पहले क्वेश्चंस देखते हैं। ओके, तो पहला क्वेश्चंस है कि शॉर्ट नोट्स आपको जो है बताने हैं, यानी आपको जो है लिखने हैं शॉर्ट नोट्स। पहला है डिजास्टर, रेजिलियंस, हजार्ड, रिस्क, वनरेबिलिटी, कैपेबिलिटी। इस पे जो है आपको क्या करना है, शॉर्ट नोट्स जो है आपको लिखने हैं। शॉर्ट नोट्स का मतलब होता है कि आप किसी के बारे में बता रहे हो ज़्यादा से ज़्यादा 250-300 वर्ड में, यानी अप्रॉक्सीमेटली अगर एक A4 पेज है तो उसमें आधा पेज तक आप जा सकते हो। तो डिजास्टर क्या होता है, जब सडनली या कोई वैसा घटना हो जाता है जिसमें बहुत ज़्यादा ह्यूमन लॉसेज देखने को मिलता है, या इन्वायरमेंट में इफ़ेक्ट देखने को मिलता है, या फिर आप कह सकते हो कि जो कम्युनिटी का एक जो फंक्शनिंग प्रॉपर्टीज़ था वो अफेक्ट हो जाता है, तो वो हमारा डिजास्टर के अंतर्गत आता है। जैसे रिसेंटली आप मोरवी जो गुजरात में हुआ था घटना, है ना, वो आप एज ए डिजास्टर लेकर चल सकते हो, ठीक है, जो कि एक हानिकारक ही है सोसाइटी के लिए। अगर वैसे वैसे पुल बनी हुई रहेगी तो ऑब्वियसली दिक्कत होगा। जो डिजास्टर होता है ये वनरेबिलिटी और हजार्ड, ये दोनों को मिक्सचर और जो कैपेसिटी होता है उससे अगर डिवाइड कर दिया जाए तो डिजास्टर जो है हमारा बनता है। यानी आप ऐसे भी डिजास्टर को डिफाइन कर सकते हो कि द कम्बिनेशन ऑफ हजार्ड, वनरेबिलिटी, इनएबिलिटी टू रिड्यूस द पोटेंशियल निगेटिव कंसिक्वेंसेस, जो रिस्क होता है, जो रिजल्ट्स आते हैं, उसको भी जो है एज ए आप जो है डिजास्टर के तौर पे लेकर चल सकते हो। फिर अगर बात किया जाए रेजिलियंस की, तो रेजिलियंस क्या होता है बता सकते हो कमेंट करके। तो देखो, ये एक जैसे कैपेसिटी होता है ना, उसी तरीके से ये सिमिलर टर्म होता है। इसका मतलब होता है कि कोई भी कम्युनिटी जो है वो डिजास्टर को कैसे ओवरटेक कर रहा है, मतलब जो डिजास्टर से होने वाली लॉसेस है उससे कैसे बचा जा रहा है या बचने की कोशिश किया जा रहा है, वही जो है आपका रेजिलियंस कहलाता है। उसके बाद आता है आपका हजार्ड। हजार्ड का मतलब होता है कि कितनी चीज़ें जो है लॉस हुई है, मतलब क्या क्या डैमेजेस हुआ है। हजार्ड जो है ये जो वर्ड है ये इसका मतलब होता है चांस, है ना, मतलब कितना चांस है डैमेज होने, मतलब कितना डैमेज हुआ है मेनली वो उसके बारे में। उसके बाद है रिस्क। रिस्क में क्या होता है कि अगर डिजास्टर आया तो कितना रिस्क है कि भाई कोई जिंदा रहेगा या कोई मर जाएगा, उसकी मतलब चांसेस कितनी है वो भी यहाँ पे लेकर चल सकते हो।
उसके बाद है वनरेबिलिटी, ये बताता है कैरेक्टरिस्टिक्स के बारे में कि किस एरिया में है, क्या है, कैसा है, ठीक है, इस तरीके से। उसके बाद अगला जो क्वेश्चंस है वो है आपका डिजास्टर का क्लासिफिकेशन। तो डिजास्टर कितने तरीके के होते हैं? तो भाई मेनली 2 तरीके का डिजास्टर होता है। एक वैसा डिजास्टर होता है जो आदमी अपनी गलतियों के कारण से करवाता है। दूसरा डिजास्टर होता है जो कि नेचुरली होता है, यानी उस पर आपकी पाबंदी नहीं है, उसको आप रोक नहीं सकते हो, वो अगर आया है तो होकर ही रहेगा। लेकिन जो मैन मेड है उसको आप अपने मुताबिक रोक सकते हो, ठीक है। उसके बाद है हाउ डज फ्लड डिजास्टर अफेक्टेड इंडिया एंड हाउ टू ओवरकम इट्स इम्पैक्ट, यानी उस जो फ्लड डिजास्टर है उसका जो इम्पैक्ट है, जो कैसे इंडिया को इफेक्ट करता है वो पहले बताना है। उसके बाद उसका जो इम्पैक्ट है, इम्पैक्ट को पहले बताना है, और उस जो भी इम्पैक्ट है, जो भी वो अफेक्ट कर रहा है, उसको कैसे ओवरकम किया जा सकता है, कैसे कम किया जा सकता है। अगला क्वेश्चन है एक्सप्लेन अर्थक्वेक। अर्थक्वेक क्या है, यानी भूकंप क्या है। ऑब्वियसली ये जो भूकंप है ये भी एक टाइप है डिजास्टर का। एंड साइक्लोन है ना, साइक्लोन, इसको जो है एक्सप्लेन करना है, साथ ही साथ वो कैसे मेजर किया जाएगा, है ना, उसके बारे में भी आपको बताना है। यहाँ पे मेजर इन द सेंस कि कैसे उसको जो है प्रिवेंट, मतलब एक तरीके से कह सकते हो कि हाँ इतना आया है, इससे कम ये होना चाहिए, तो वो चीज़ें आपकी यहाँ पे आएगी। फिर लैंडस्लाइड जो होता है, यानी भूस्खलन जो होता है, उसके प्रोसेस को एक्सप्लेन करना कि कैसे होता है, क्या इम्पैक्ट होता है, किस कारण से होता है, कब होता है, ये चीज़ें। राइट सम मेजर डिजास्टर इन इंडिया रिसेंटली, यानी जो 2000, देखो एग्ज़ाम्स में रिसेंटली का जब बात आती है तो एग्ज़ाम अगर 2022 में आपका हो रहा है तो 2022 में जो भी डिजास्टर घटित हुए हैं, चाहे वो मैनमेड हो चाहे वो नेचुरली हो, उसके बारे में एक्सप्लेन करना। ये ना कि आप कोई बुक से पढ़ कर गए 2008 का में डिजास्टर आया था या सुनामी आया था उसके कारण से इतने लोग मर गए थे, वैसा नहीं। जब भी डिजास्टर की में क्वेश्चंस आए तो आप रिसेंट जो घटनाएं घटी है उस चीज़ को अगर उठाकर आप एक्सप्लेन करोगे ना एग्ज़ाम में तो वो ज़्यादा बेटर रहेगा। उसके बाद डिजास्टर कितने लेवल का होता है वो एक्सप्लेन करना है। जब डिजास्टर आता है, चलो भाई अब आ तो गया, तब जैसे बाढ़ आ गया तो चलो ठीक है, बाढ़ आ गया, तो बाढ़ जब आया तो उसको रिकवर कैसे कर रहे हैं, है ना। तो जब रिकवर कर रहे हैं तो रिकवर करने के टाइम में हमें कुछ चैलेंजेस आएंगे। जैसे किसी एरिया में बहुत ज़्यादा बाढ़ आ गया तो वहाँ पे NDRF या SRF जो भी है वो सभी आएंगे, काम करेंगे, लोगों को बचाएंगे। तो उसमें कौन कौन सी चैलेंजेस आएगी, है ना, कहाँ पे फूड पहुँचाना है, ये सभी चैलेंजेस आएंगे। कई सारे हो सकता है कि रोड जो कनेक्टिविटी है वो टूट जाएगा, हो सकता है कि और भी कई सारे लॉसेज हों, तो उन सभी को कैसे रिकवर किया जाए उसके बारे में यहाँ पे जो है लिखना है। फिर एक्सप्लेन द इम्पैक्ट ऑफ डिजास्टर इन प्रोजेक्ट डेवलपमेंट। मान लो कोई प्रोजेक्ट बन रहा है, जैसे कोई डैम बन रहा है या कोई घर बन रहा है, ठीक है, मान लो कि घर बन रहा है, घर बन रहा है, अब घर बन रहा है, भूकंप आ गया तो जो तुम घर आधा बनाए वो ढह के नीचे गिर गया, जो तुम घर बनाए वो ढह कर नीचे गिर गया। तो जब डिजास्टर आता है, यानी चाहे अर्थक्वेक आए या सुनामी आए या बाढ़ आए, तो जो प्रोजेक्ट आप कर रहे हो, यानी जो भी प्रोजेक्ट डेवलपमेंट में चल रहा है यानी बन रहा है, उस पर क्या इफ़ेक्ट पड़ेगा उसका, या जो इफ़ेक्ट पड़ेगा उसको कैसे ओवरकम कर सकते हैं, इस चीज़ को यहाँ पे जो है एक्सप्लेन करना है। ओके, यहाँ तक समझ में आ गया। अब कुछ पॉइंट्स जो कि मैंने बोला था शुरू में ही कि कुछ चीज़ें मैं बताऊंगा भी, क्वेश्चंस तो मैंने बता दिया बट कुछ टॉपिक भी आपको यहाँ पे मैं समझाऊंगा। ओके, तो इस क्वेश्चंस को नोट डाउन कर लो वीडियो पॉज करके। मैं बात करूंगा अभी हजार्ड्स और वुल्नरेबिलिटी का बारे में।
तो पहला पॉइंट यहाँ पे हज़ार्ड्स क्या होता है कि जो डेंजरस फिनोमिनन होता है, सब्सटेंस होता है, ह्यूमन एक्टिविटी होता है, या जो कंडीशंस होते हैं जो ह्यूमन लाइफ्स को अफेक्ट करता है या फिर इंजरी करता है या उसके हेल्थ को इम्पैक्ट करता है, कोई डैमेज प्रॉपर्टीज़ करता है, लॉस जो लाइवलीहुड्स होते हैं, सर्विसेज जो होते हैं, सोसाइटी, इन इकोनॉमिक्स इंटरप्शंस, ये सभी जो है हज़ार्ड्स के अंतर्गत आता है। साथ ही साथ इन्वायरमेंटल डैमेज भी जो है हमारा हज़ार्ड्स के अंतर्गत आता है। वही अगर वुलनरेबिलिटी की बात किया जाए तो ये रेफ़र करता है कैरेक्टरिस्टिक्स एंड सर्कमस्टांसेस ऑफ कम्युनिटी सिस्टम असेट्स दैट मेक इट सस्पेक्टेबल टू द डैमेजिंग इफ़ेक्ट्स ऑफ हज़ार्ड। जो हज़ार्ड्स के इफ़ेक्ट के कारण से जो डैमेजेस हुए हैं उसके आसपास जो विशेषताएँ हुई है, मतलब उसको कैसे सस्पेक्ट किया जा सकता है, कैसे फाइंड आउट किया जा सकता है, उसके बारे में ये बताता है। वही हज़ार्ड्स की अगर दूसरा पॉइंट की बात किया जाए तो हज़ार्ड जो है कंसर्न होता है डिजास्टर रिस्क रिडक्शंस, जो कि नेचुरल ओरिजिन्स होता है और रिलेटेड होता है इन्वायरमेंटल एंड टेक्नोलॉजिकल हज़ार्ड्स एंड रिस्क। लेकिन जो वुलनरेबिलिटी होता है ये मेनी एस्पेक्ट्स होते हैं, जैसे अराइजिंग फ्रॉम वेरियस फिजिकल सोशल इकोनॉमिक एंड इन्वायरमेंटल फैक्टर्स के एस्पेक्ट में इसको जो है देखा जाता है। जो हज़ार्ड्स होते हैं ये जो है अराइज होता है फ्रॉम वैरायटी ऑफ जियोलॉजिकल, मेट्रोलॉजिकल, हाइड्रोलॉजिकल, ओशियनिक, बायोलॉजिकल एंड टेक्नोलॉजिकल सोर्सेज, समटाइम्स एक्टिंग इन कंबाइन, ये कंबाइन तौर पे भी हो सकता है। लेकिन जो वुलनरेबिलिटी होता है ये पुअर डिज़ाइन या कंस्ट्रक्शन ऑफ बिल्डिंग, inadequate protections of assets, lack of public informations, awareness, limited official recognitions of risk, preparedness measures and disregards of wise environmental management, मतलब एक प्रॉपर नॉलेज नहीं होने के कारण से ये चीज़ें जो है वुलनरेबिलिटी होती है। लेकिन हज़ार्ड जो है जियोलॉजिकल भी हो सकता है, बायोलॉजिकल भी हो सकता है, टेक्नोलॉजी के ज़्यादा यूज के कारण से भी हो सकता है, या कई सारे 2-3 चीज़ों को मिश्रण से भी जो है हज़ार्ड्स डेवलप हो सकता है। जो हज़ार्ड्स होता है ये आपका डिस्क्राइब करता है क्वांटिटेटिवली बाय लाइकिंग द फ्रीक्वेंसी ऑफ अकरेंस ऑफ डिफरेंशिएट इंटेंसिटीज़ फॉर डिफरेंट एरियाज as determined from historical data और scientific analysis। वही अगर vulnerability की बात किया जाए तो ये significantly एक कम्युनिटी के अंदर ही होता है ओवर अ टाइम, क्योंकि उसके पास लैक ऑफ नॉलेज होता है। क्योंकि कोई चीज़ें अगर कंस्ट्रक्ट हो रही है, अगर उसके पास नॉलेज ही नहीं रहेगा तो ऑब्वियसली वहाँ पे वनरेबल होगा। लेकिन अगर कोई वैसा सोसाइटी या कम्युनिटी है जहाँ पे उसके पास सब चीज़ की व्यवस्था है, सब चीज़ वो अच्छे से जानता है, तो वहाँ पे इस चीज़ ऐसी कंडीशंस देखने को नहीं मिलेगा। उसके बाद अगला है मैग्नीट्यूड एंड इंटेंसिटी, इसके बीच में डिफरेंस। तो मैग्नीट्यूड क्या होता है कि जो अर्थक्वेक होते हैं उसको मेज़र किया करने की जो अमाउंट होता है एनर्जी जो रिलीज होता है ड्यूरिंग अर्थक्वेक, वो जो है मैग्नीट्यूड कहलाता है, ठीक है। और जो इंटेंसिटी है ये क्या होता है, अर्थक्वेक को जब मेज़र किया जाता है जो एक्चुअल ग्राउंड का सैकिंग होता है, यानी जो हिलता है एट ए किसी लोकेशंस पे अर्थक्वेक के दौरान, तो वो इंटेंसिटी कहलाता है। जो मैग्नीट्यूड होता है ये जो है क्या होता है, आपका क्वांटिटेटिव मेजर्स होता है कि एक्चुअल साइज ऑफ अर्थक्वेक क्या था। लेकिन जो इंटेंसिटी है ये भी काम वही करता है, लेकिन कई बार ये अलग सेंस में काम करता है। वही अगर बात किया जाए अर्थक्वेक में मैग्नीट्यूड का, तो वो सेम होता है सभी जगह पे। जो मैग्नीट्यूड होता है अर्थक्वेक का वो सभी जगह पे सेम होता है, लेकिन अर्थक्वेक में अगर इंटेंसिटी की बात किया जाए
तो जैसे जैसे ईपी सेंटर से दूर होते जाता है वैसे वैसे अर्थक्वेक का इंटेंसिटी डिक्रीज होता है। मान लो कि ये मान लो अपना बिहार है, ठीक है। बिहार में अगर पटना में बात किया जाए, है ना, बिहार के पटना में अगर भूकंप आया और वो इपिक सेंटर है, तो वहाँ से जब जैसे ही या तो राइट बढ़ेंगे या तो लेफ्ट बढ़ेंगे। यानी राइट में अगर बात की जाए, मान लो कि गया आ रहा है और लेफ्ट में मुजफ्फरपुर आ रहा है, तो या तो गया की तरफ बढ़ो या मुजफ्फरपुर की ओर तरफ बढ़ो। डिस्टेंस तो दोनों तरफ लग रहा है। तो जैसे जैसे इपिक सेंटर जो कि पटना था वहाँ से मूव हुआ तो वो जो है क्या हो जाएगा, इंटेंसिटी यहाँ पे कम जाएगा, लेकिन जो मैग्नीट्यूड होगा वो नहीं कमेगा। अर्थक्वेक के किसी भी प्लेस पे चले जाओ, तो जहाँ पे अर्थक्वेक आया है एक पार्टिकुलर प्लेस पे, तो उसके किसी भी पॉइंट पे चले जाओ, वहाँ पे मैग्नीट्यूड जो होगा वो हमेशा सेम ही होगा। जो अर्थक्वेक मेज़र किया जाता है वो मैग्नीट्यूड मोर प्रिसाइज होता है, बट इंटेंसिटी जो है लेस प्रिसाइज होता है। क्यों? क्योंकि ये ईपी सेंटर से जैसे जैसे दूर जाता है वो डिक्रीज होता है, जिसके कारण से अर्थक्वेक मैग्नीट्यूड जो होता है वो बेस्ड होता है डायरेक्ट मेजरमेंट ऑफ द एम्पलीट्यूड ऑफ सिस्मिक वेव, जो कि सिस्मोग्राफ की मदद से बनता है। वही इंटेंसिटी की बात किया जाए तो ये सब्जेक्टिव मेजर्स होता है, जो कि 3 फीचर्स पे डिपेंड करता है। शेकिंग पर परसेप्शंस बाय पीपल, एनिमल परसेप्शंस ऑफ बिल्डिंग एंड चेंजेस टू नेचुरल सराउंडिंग। ये 3 पर्सपेक्टिव के ऊपर जो है या सब्जेक्ट के ऊपर या इन बेसिस पे इंटेंसिटी को जो है हम लोग क्या करते हैं, डिफाइन करते हैं, या उसके ऊपर कह सकते हैं कि डिपेंड करता है। ओके, जो मैग्नीट्यूड होता है वो मैग्नीट्यूड को मेजर करने के लिए जो स्केल्स होते हैं वो होते हैं लोकल मैग्नीट्यूड स्केल, सरफेस वेव मैग्नीट्यूड, बॉडी वेव मैग्नीट्यूड, मोमेंट मैग्नीट्यूड, ड्यूरेशन मैग्नीट्यूड। वही अगर इंटेंसिटी स्केल्स की बात किया जाए तो मॉडिफाइड मेर्केलिस इंटेंसिटी स्केल, MS के स्केल्स। तो ये जो है कुछ आपके इंटेंसिटी स्केल्स के एग्जाम्पल्स हैं। तो इस तरीके से हमारी वीडियोस जो है आज की ये समाप्त होती है। अगर वीडियोस में थोड़ी बहुत आपको लगा होगा कि आपको इन्फॉर्मेशन मिला है तो प्लीज़ वीडियोस को लाइक ज़रूर करें, और चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किए हैं तो सब्सक्राइब कर लीजिए, ताकि इस तरीके का वीडियोस का अपडेट नोटिफिकेशंस आपको मिल सके। ओके, देखो डेट आप लोग वीडियोस देख लेते हो, चैनल को सब्सक्राइब नहीं करते हो, ज़्यादा टाइम तो लगता नहीं है और ज़्यादा आपका कुछ जाता भी नहीं है। बस सब्सक्राइब का बटन है, उसे सब्सक्राइब कर दो यार, बस जितना जल्दी से जल्दी हो सके। थैंक यू।